चलो अभी ध्यान देना यहाँ पे. In this class we are starting with another chapter. Name of the chapter is setting up of business entities. Setting up of business entities outside India. And related issues. Setting up of business entities outside India and related issues. ध्यान देना. सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज आउटसाइड इंडिया बिफोर गोइंग इनटू द इश्यूज, है ना, बिफोर गोइंग इनटू द इश्यूज रिलेटेड टू द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज आउटसाइड इंडिया. ठीक है सर. हाँ जी. अब मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई, हैविंग हेड ऑफिस लोकेटेड एट मुंबई. तो डेफिनेटली ये कंपनी क्या करेगा, कोई भी कंपनी क्या करेगा, दे विल गो फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, है ना. जनरली क्या होता है, पहले एक्सपेंशन करता है कंपनी, कोई भी कंपनी पहले एक्सपेंशन करता है इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. मान लो कि कंपनी का एचओ मुंबई लोकेटेड था, मुंबई के बाद इसका ब्रांच ऑफिस खुला दिल्ली, देन ये कंपनी गया पुणे, देन ये कंपनी गया बैंगलोर एज वेल एज कोलकाता. ठीक है. एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ ब्रांच ऑफिस, टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर in two countries, New York countries, two cities, US का New York as well as Australia का Sydney. They are planning to set up their business unit. They are planning to set up their business unit outside India in US as well as Sydney, US as well as Australia. ठीक है सर. हाँ जी. अब जब ये कंपनी बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, जब ये कंपनी बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है आउटसाइड इंडिया, आइदर इन यूएस और एनी अदर कंट्री, आइदर इन यूएस और एनी अदर कंट्री, दिस कंपनी इज रिक्वायर्ड, मैं लिख देता हूं यहां पे, कंपनी इज रिक्वायर्ड to make investment, है ना. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया. ठीक है सर. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, एज फार एज इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया इज कंसर्न, मुझे बताओ क्या इंडिया के बाहर INR चलेगा, क्या इंडिया के बाहर इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी चलेगा. इन ऑर्डर टू सेटअप देयर बिजनेस वेंचर इन यूएस और इन ऑर्डर टू सेटअप देयर बिजनेस वेंचर इन ऑस्ट्रेलिया, इन दिस गिवन केस, क्या INR से काम हो जाएगा. मान लो इंडियन एंटिटीज ने यहां पे पैसा कमाया, इंडिया में पैसा कमाया इन INR, whether the same INR can be used, whether the same INR can be used for the purpose of expanding the business either in US or Australia. Answer is no. तो यहाँ पे they will be needing foreign currency. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है सर इन्वेस्टमेंट इन, यहाँ पे होने वाला है सर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी. क्या होने वाला है बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी. ठीक है. एज वेल एज दिस ट्रांजेक्शन involves investment in foreign currency. ठीक है.
this transaction involves investment in foreign currency, या this transaction involves outflow of foreign currency from India to outside India. It involves outflow of foreign currency. It involves outflow of foreign currency from India to outside India. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. अब ध्यान देना, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच either there is an inflow of foreign currency in India. ठीक है, any transaction due to which there is an inflow of foreign currency or any transaction due to which there is an outflow of foreign currency. ठीक है, अगर इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का तो उसको अपन नाम दे सकते हैं FDI. क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? FDI. एंड आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का तो दैट कैन बी टर्म्ड एज ODI. क्या बोल सकते हैं बच्चों? ODI. FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आउटफ्लो के केस में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ओवरसीज, है ना. And as far as FDI or ODI is concerned, both the concept of FDI or ODI will fall within the ambit of or within the scope of FEMA Act. Will fall within the ambit of FEMA Act. मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. एंड अंडर फेमा एक्ट जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, अंडर फेमा एक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज RBI. Regulatory authorities under FEMA Act are central government and RBI. It means whether it is a case of FDI or it is a case of ODI, it may be subjected to RBI regulations. Whether it is a case of FDI, foreign direct investment, or whether it is a case of overseas direct investment, it is subjected to RBI regulations. Or I can say it is subjected to the compliances under RBI regulations as specified under the FEMA Act. ये समझ में आया आपको? हाँ जी सर. उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान देना. तो अभी ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग बात करें अबाउट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. क्या बात करें बच्चों? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, क्या कंसेप्ट है? यहाँ पे एक इंडियन पार्टी और एक इंडियन एंटिटी, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के केस में एक इंडियन एंटिटी विल इन्वेस्ट, इंडियन एंटिटी शैल इन्वेस्ट, ठीक है, इनटू फॉरेन एंटिटी. इंडियन एंटिटी शैल इन्वेस्ट इनटू दी फॉरेन एंटिटी, और एक इंडियन पार्टी विल इन्वेस्ट इनटू दी फॉरेन एंटिटी. ठीक है, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट रहने वाला है आइदर बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग इनटू दी शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटी. कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आइदर बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग इनटू दी
either by way of subscribing into the shares of foreign entity or securities of foreign entity, or by way of capital contribution, or by way of capital contribution. ठीक है सर, और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कब करेगा इंडियन एंटिटी? कैपिटल कंट्रीब्यूशन कब करेगा? व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इनटू दी, व्हेन दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू दी पार्टनरशिप्स, है ना, और इनटू दी LLPs. व्हेन दे आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू दी पार्टनरशिप्स और LLP और LLP. ठीक है. तो ODI का मतलब क्या? कोई भी इंडियन एंटिटी या कोई भी इंडियन पार्टी. सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल इंडिविजुअल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन लोग एंटिटी के रेफरेंस में डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट, दे शैल मेक इन्वेस्टमेंट इनटू दी फॉरेन एंटिटीज, आइदर बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग इनटू दी शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज, और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है जी. हाँ बेटा. अब नेक्स्ट है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट. मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट. और सॉरी, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया. अभी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट कवर हो चुका है यहाँ पे, आइदर बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग इनटू द शेयर्स और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन. मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं. यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देता हूँ. मैं लिखता हूँ रूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. रूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो investment in overseas can be made under two routes. Investment in overseas can be made under two routes, either under the automatic route, either under the automatic route, or under the approval route. Investment can be made under two routes. Investment under ODI can be made under two routes, either under automatic route or approval route. Automatic route में जो भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे वहाँ पे नो प्रायर अप्रूवल ऑफ आइदर RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड. नो प्रायर अप्रूवल ऑफ आइदर RBI और CG इज रिक्वायर्ड. अप्रूवल रूट में prior approval of either RBI or CG is required. Prior approval of either RBI or central government will be required. यहाँ पे प्रोविजंस कौन सा लगने वाला है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है? तो सर यहाँ पे FEMA 1999 shall become applicable. FEMA 1999 shall become applicable as it involves. FEMA एक्ट क्यों एप्लीकेबल है सर यहाँ पे? एज इट इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. एज इट इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, thus FEMA 1999 shall become applicable in this case. Is it clear? हाँ जी सर. फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि why a company should start their venture. Why a company should start their venture in foreign country? Why a company should go global? एक कंपनी क्यों आउटसाइड इंडिया बिजनेस स्टार्टअप लगाएगी, बिजनेस स्टार्ट करेगी? एक कंपनी क्यों आउटसाइड इंडिया अपने ब्रांचेस स्टार्ट करेगी? ठीक है, या बिजनेस को एक्सपैंड करेगी आउटसाइड इंडिया? व्हाट कुड बी द रीजन? तो रीजन हो सकता है इट विल इंक्रीज द कंज्यूमर बेस. ठीक है, बाय वे ऑफ इनिशिएटिंग या बाय वे ऑफ एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री दे कैन इंक्रीज देयर कंज्यूमर बेस. ठीक है. नेक्स्ट, इट विल इंक्रीज देयर गुडविल और
इट विल इंक्रीज देयर गुडविल और रेपुटेशन। ये सेकंड कंसिडरेशन हो सकता है। फर्स्ट कंसिडरेशन कंज्यूमर बेस बढ़ाना, दूसरा इंक्रीज इन दी गुडविल रेपुटेशन, तीसरा हो सकता है कि दैट कंपनी इज फेसिंग हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, as a result of which they are planning to shift their business or expand their business even in foreign countries। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो कंपनी डील कर रहा है वो उसका मैच्योरिटी आ गया है इन द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, द प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज ऑलरेडी रीच्ड इट्स मैच्योरिटी लेवल, thus company is planning to expand their business beyond the borders। ठीक है, और क्या रीजन हो सकता है बच्चों? एनी अदर रीजन? हो सकता है कि फॉरेन मार्केट कंपनी के बिजनेस के लिए या बिजनेस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ज्यादा फेवरेबल हो, ज्यादा सपोर्टिव हो एज कंपेयर टू दी डोमेस्टिक मार्केट। हो सकता है कि फॉरेन मार्केट में ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हो, बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हो। तो these could be some of the reasons behind going for global business, going for global business। ठीक है, these are the reasons because of which a company may plan to expand their business। These are some of the reasons because of which a company may plan to expand their business in the foreign country। Is it clear? बोलो बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी सर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे, कम टू द इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन। In 1991, India started its economic reforms and it is considered as the golden year of Indian economy। As we all know that in 1991 India has adopted new economic policy। It was in the year 1991 India has opened its gate for foreign investors to come and invest into the Indian market। It was in 1999 that India has accepted the concept of globalization or boundaryless trading। पास में आ रहा है? So as a result of which foreign entities can also come into India, as well as Indian entities were also allowed to go and do business in the foreign countries। ठीक है सर। The budget of Dr. Manmohan Singh in the year 1999 changed India forever by introducing liberalization, privatization and globalization LPG model। This also opened the gates for Indian entities for making an investment abroad, and thereafter in the year with the abolition of FERA had been replaced by FEMA, and the entire perspective on foreign exchange has been changed from regulation to management। So this chapter is somewhere related to your FEMA Act only। ठीक है, FEMA Act के compliances ही आपको यहाँ पे पढ़ने रहता है। ठीक है सर। This act enacted with an intention to manage and facilitate foreign exchange transaction and not to restrict it। There are many overseas investment which have been made by Indian companies, like investment by Adani Enterprise Limited of $16.5 billion in Australia in Carmichael Mines and Rail, Intas Pharma investment in 2 companies of UK and Ireland, from Israeli pharma major Teva Pharmaceutical Industries Limited for an enterprise value of GBP 600 million, which is equivalent to 754.14 million US dollars। ठीक है, the trend of overseas investment is quite visible considering the current global scenario, and therefore it is necessary to understand the provisions related to overseas direct investment। ठीक है, अब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मैंने तुमको डिस्कस किया। ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, क्या होता है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? कोई भी इंडियन पार्टी, एनी इंडियन पार्टी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दी फॉरेन एंटिटीज। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाला है? आइदर बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग इनटू द शेयर्स ऑफ फॉरेन एंटिटीज और बाय वे ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कब? जब कोई इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटीज के साथ जॉइंट वेंचर करेगा, पार्टनरशिप करेगा, एलएलपी करेगा। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल
एंड सब्सक्रिप्शन इनटू द शेयर्स, जब भी कोई इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटीज को क्या बना सकता है अपना होली ओन्ड सब्सिडरी, मेकिंग अ फॉरेन एंटिटी एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी और एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट आइदर अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट, में डिस्कस किया अभी, बाय वे ऑफ कैपिटल, बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन to the capital or subscription to the memorandum of a foreign entity, or by way of purchase of existing shares of a foreign entity either by market purchase, or private placement, or through stock exchange, signifying a long term interest in the foreign entity। तो एक सिंपल वर्ड्स में दो एंटिटीज में दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, आइदर यू कैन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर में एंटर किया तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और मेकिंग अ फॉरेन एंटिटी एज योर होली ओन्ड सब्सिडरी, तो वहां पे कैसे पॉसिबल है, बाय सब्सक्राइबिंग इनटू द शेयर्स और बाय सब्सक्राइबिंग इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ सच फॉरेन एंटिटीज। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। इन सिंपल वर्ड, एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया अंडर ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट, इंडियन एलिजिबल एंटिटीज शैल बी ट्रीटेड एज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं सर। तो बेसिकली तुम ओडीआई गाइडलाइंस ही पढ़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जो सेकंड ग्रुप भी पढ़ रहे हैं या सेकंड ग्रुप भी जो साथ में कर रहे हैं अभी, तो फेमा एक्ट में ऑलरेडी दे हैव कवर्ड, है ना, इन फेमा एक्ट दे हैव ऑलरेडी कवर्ड ओडीआई रेगुलेशंस, तो वही यहाँ पे रिपीट होने वाला है, ठीक है। हाँ जी सर। एलिजिबल एंटिटीज फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सा एंटिटीज ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन सा इंडियन एंटिटी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सर क्या सिर्फ एंटिटी कर सकता है, इंडिविजुअल नहीं कर सकता? बेटा इंडिविजुअल भी कर सकता है। मान लो कि आज मुझे किसी फॉरेन कंपनी का शेयर्स खरीदना है, खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चैप्टर में हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो एंटिटी के रेफरेंस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अ कंपनी registration incorporated in India, registered or incorporated in India under the Companies Act, or any statutory company like SEBI or SBI, like SBI under the SBI Act can make overseas direct investment। तो कोई भी company incorporated and registered under the Companies Act, as well as it will also include any other statutory company, ठीक है। हाँ जी सर। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP registered under the LLP Act 2008, LLPs are also entitled to make overseas direct investments। then partnership firm registered under the Indian Partnership Act 1932, ठीक है, और any other entities as may be notified by the Reserve Bank of India। तो बेटा एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है अंडर ओडीआई स्कीम? तो यहाँ पे आ गया सर कोई भी इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर आ गया सर LLP, फिर आ गया सर पार्टनरशिप फर्म। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी क्या है यहाँ पे? रजिस्टर्ड होना। पार्टनरशिप फर्म कैन आइदर बी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, बट एज फार एज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन मेक overseas direct investment as well as any other entities specified by the Reserve Bank of India। clear है? हाँ जी सर। next routes of overseas investment, तो दो रूट था, ऑटोमेटिक रूट एंड अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या था? नो प्रायर अप्रूवल ऑफ आइदर RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अप्रूवल रूट में प्रायर अप्रूवल ऑफ आइदर RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर। देयर आर टू वेज ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेटिक रूट। In this route, no prior approval is required from the RBI for overseas direct investment, and an eligible entity can make financial commitment। देखो कितने तक का इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इन्वेस्टमेंट अप टू $1 billion अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अंडर द ऑटोमेटिक रूट एलिजिबल इंडियन एंटिटी, ये एलिजिबल इंडियन एंटिटीज हो गए, they can make investment up to $1 billion। However, that should not exceed 400% of the net worth of the Indian party। बात समझ में आ रहा है क्या? सब्जेक्ट टू ये जो $1 billion है ना, it should not be
more than, in any case it should not be more than 400%, 4 times of the net worth of the Indian entity. Maximum investment है कितना? 1 billion US dollar. ठीक है, subject to 400% of the net worth, subject to the 400% of the net worth of the Indian party. Sir, अगर just wait, yes, so investment up to 1 billion US dollar or 400% of the net worth can be made under automatic route. अगर amount of investment इससे ज़्यादा गया तो that will fall under approval route. तो मान लो कि अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक इंडियन एंटिटी है which proposes to make an investment, ठीक है, of 500 करोड़, ठीक है, and the net worth of the Indian entity is 90 करोड़, और तुमसे पूछा गया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ऑटोमेटिक रूट में फॉल करेगा या अप्रूवल रूट में फॉल करेगा, तुम लोग आंसर लिखोगे अप्रूवल रूट, ठीक है। 90 करोड़ है तो 360 करोड़ तक ऑटोमेटिक रूट में जा सकता था। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़, बात समझ में आ रहा है क्या? तो इट विल फॉल अंडर द अप्रूवल रूट, एंड इफ इट इज फॉलिंग अंडर द अप्रूवल रूट इट विल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल, इट विल रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ आइदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों? हाँ सर, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे। देन प्रोहिबिशन इन दी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, बोला ओवरसीज इन्वेस्टमेंट तुमको अलाउड है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट तुमको अलाउड है प्रोवाइडेड यू आर नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, यू आर नॉट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग सेक्टर्स। द एलिजिबल इंडियन एंटिटीज आर प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग सेक्टर, रियल एस्टेट और बैंकिंग, रियल एस्टेट और बैंकिंग। In a foreign entity which is engaged in real estate means buying and selling of real estate or trading in TDR, but does not include development of township, construction of residential or commercial premises, roads or bridges, or banking business without the prior approval of Reserve Bank of India. तो कौन कौन से सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शन है? पहला हो गया रियल एस्टेट। अभी रियल एस्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रियल एस्टेट का मतलब है बाइंग और सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट। क्या मतलब है? बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट कवर्ड है, ठीक है। प्रॉपर्टीज खरीद के बेच रहे हो, एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है? प्रॉपर्टी खरीद के बेचना, नहीं कर सकते वो, ठीक है। और ट्रेडिंग इन टीडीआर, टीडीआर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। देखो क्या होता है यहाँ पे टीडीआर का मतलब, अब मान लो कि हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्स, उसके पास 100 करोड़ का एक लैंड है लोकेटेड नियर बाय टू मुंबई का बोरीवली रेलवे स्टेशन। ये बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास में 100 करोड़ का उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिर्फ लैंड है उसके पास, सिर्फ लैंड है, और लैंड को डेवलप करने का, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने का पैसा नहीं है। उसके पास एक बिल्डर अप्रोच किया, ठीक है, एक बहुत फेमस बिल्डर उसको अप्रोच किया, और बिल्डर ने उसे ऑफर दिया कि ये जो लैंड है तुम्हारे पास, तुम इसको डेवलप करने का राइट्स मुझे ट्रांसफर कर दो। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक लग्जरी फ्लैट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा ऑफ 100 फ्लैट्स। तो वो स्टूडेंट एक्स बोलता है कि ठीक है करो, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलने वाला है? बिल्डर बोलता है कि जब वो फ्लैट्स बन के रेडी हो जाएगा तो पहले के 15 फ्लैट्स मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा एज अ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफरिंग द डेवलपमेंट राइट्स। अब इस केस में ऑल्दो बिल्डर विल गेट द राइट टू डेवलप द लैंड, ऑल्दो बिल्डर विल गेट द राइट्स टू डेवलप द लैंड, द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड, द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड विल बी that student X only, ठीक है। जो एक्चुअल ओनर है वो X ही रहेगा। However, he has transferred his right, however he has transferred the right to develop the lands। तो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है। However, यहाँ पे रियल एस्टेट का मतलब इट विल नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, मतलब मान लो कि यहाँ का कोई भी बिल्डर फॉरेन कंट्री में जाकर के टाउनशिप डेवलप कर सकता है, उसको बेच सकता है। तो सर आपने तो बोला सेलिंग इज नॉट अलाउड, बाइंग एंड सेलिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। वहाँ पे रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस बना सकता है, यहाँ का कोई भी बिल्डर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी जा करके
रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइसेस बना सकता है, रोड्स बना सकता है, ब्रिजेस बना सकता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन किसमें? बैंकिंग बिजनेस में। शायद इसलिए ही किसी भी इंडियन कंपनी का फॉरेन में ब्रांच नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है। कहाँ पे आएगा ये? अप्रूवल रूट में, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो रियल एस्टेट बिजनेस, रियल एस्टेट में दो चीज इंक्लूड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल एज ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। हाँ जी सर। देन अ फॉरेन एंटिटी, it cannot make investment in real estate or banking business or in a foreign entity which is dealing in financial product linked to Indian rupee. ऐसे foreign entities में investment नहीं कर सकता which are dealing in the financial product linked to the Indian rupee. An overseas entity having direct or indirect equity participation by any Indian party shall not offer financial product which can be linked to Indian rupee. मतलब जो फॉरेन एंटिटी है वो किस में डील कर रहा है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। और वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का सेलिंग किस में हो रहा है? बाइंग या सेलिंग किस में हो रहा है? डीलिंग किस में हो रहा है? इनटू दी आईएनआर। चलो फिर से, एक फॉरेन एंटिटी विच आर डीलिंग इन, अ फॉरेन एंटिटी विच इज डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अ फॉरेन एंटिटी विच इज डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट, एंड इफ सच फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज लिंक्ड और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू or it can be dealt in, it can be dealt in Indian rupee, तो ऐसे फॉरेन एंटिटीज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी सर। मेथड ऑफ फंडिंग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, पैसा कहां से लाओगे? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए रहेगा? फॉरेन करेंसी। अब सवाल उठा कि तुम फॉरेन करेंसी कहां से लाओगे, तो अब ध्यान देना यहाँ पे, फेमा एक्ट में ना एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, फेमा एक्ट में बोला गया दैट नो पर्सन कैन डील इन फॉरेन करेंसी, नो पर्सन कैन डील इन फॉरेन करेंसी अनलेस सच पर्सन इज एन ऑथोराइज्ड पर्सन। अब ऑथोराइज्ड पर्सन कौन? इट मीन्स अ पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई, हु इज ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई टू डील इन फॉरेन करेंसी। It means a person who is authorized by the RBI to deal in foreign currency. तो अगर तुम्हें ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी का रिक्वायरमेंट है तो किसके पास जाना पड़ेगा? ऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाना पड़ेगा। ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है? कोई भी बैंक, एफआईज या मनी एक्सचेंजिंग यूनिट्स। तो ध्यान देना, एन इंडियन पार्टी कैन चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज जॉइंट वेंचर और ओवरसीज होली ओन्ड सब्सिडरीज। देखो लिखा ना, they can either withdraw foreign exchange from an authorized dealer bank in India. Authorized dealer bank कौन है बेटा? Authorized dealer bank means a bank which are authorized by RBI to deal in, which are authorized by RBI to deal in फॉरेन करेंसी, ठीक है। आइदर बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है? मान लो कि इंडियन एंटिटी ने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट इनकम कमाया। अभी यहां बोला गया कि जो एक्सपोर्ट इनकम आपने अर्न किया ना उसको बाहर इन्वेस्ट कर दो। बाहर कमाया हो पैसा बाहर इन्वेस्ट हो गया। एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट के बदले यू आर गोइंग टू रिसीव सर्टेन सम इन फॉरेन करेंसी। तो ये जो पैसा तुम्हें फॉरेन करेंसी में रिसीव होने वाला है, ये जो पैसा तुम्हें फॉरेन करेंसी में रिसीव होने वाला है, इसी को क्या कर लो? इन्वेस्ट द सेम। इन्वेस्ट द सेम। देन स्वैप ऑफ शेयर्स, फॉरेन कंट्रीज के शेयर्स के बदले, फॉरेन कंपनी के शेयर्स के बदले इंडियन कंपनी के शेयर्स। मान लो ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, एक फॉरेन एंटिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, ठीक है। एक इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर में एंटर कर रहे हैं, तो क्या होगा? फॉरेन एंटिटी
will get the shares into the Indian entity and Indian entity will get the shares into the foreign entity. Swap of shares, swapping of shares. ठीक है बच्चों. हाँ. Then utilization of proceeds of ECB, जो पैसा आपने रेस किया है through external commercial borrowings या through by issuing foreign currency convertible bonds. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ amount raised through ECB or by issuing foreign currency or by issuing foreign currency convertible bonds. ठीक है. Then in exchange of ADR GDR, Indian entity is holding ADR, American Depository Receipt or Global Depository Receipts in foreign country. ठीक है. वो जितने का इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर लिया जाए फॉर द पर्पज ऑफ ODI, फॉर द पर्पज ऑफ ODI. Then balanced held in exchange earner foreign currency account of the Indian party. अब ये क्या चीज होता है? Foreign balance held in EEFC account. EEFC account का मतलब है exchange earners foreign currency account. अब समझो यहाँ पे एक कंसेप्ट पहले समझ लो. सर अभी आपने बताया कि no one can deal in foreign currency as per the provisions of FEMA section 3. No person can deal in foreign currency. Deal का मतलब buying or selling. No person can deal in foreign currency unless such person is an authorized person. अब फॉरेन करेंसी खरीद नहीं सकते, अब फॉरेन करेंसी बेच नहीं सकते, इनफैक्ट आप होल्ड भी नहीं कर सकते अनलेस आप कौन हो? ऑथोराइज्ड पर्सन. ऑथोराइज्ड पर्सन कौन? हु इज ऑथोराइज्ड बाय द RBI टू डील इन. ऑथोराइज्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द RBI टू डील इन फॉरेन करेंसी. ठीक है. तो अब कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एंटिटीज जो फॉरेन करेंसी में रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हैं, which are involved in importation exportation, या any entities which are importing the raw material, है ना, who are importing raw material for their business. फिर काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई बाहर का बंदा इंडिया शिफ्ट हो रहा है. अब इंडिया शिफ्ट हो रहा है तो वो फॉरेन करेंसी लेकर के आएगा इंडिया में, लेकिन वो इंडिया शिफ्ट हो रहा है एंड देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि फॉरेन कंट्री में उससे रिलेटेड उसके सारे ऑब्लिगेशंस अभी फुलफिल नहीं हुए. तो इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशंस ही रिक्वायर्स फॉरेन करेंसी टू मेक द पेमेंट दैट मे बी ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. तो इन सब लोगों को एक प्रॉब्लम होने वाला है. क्या प्रॉब्लम होगा सर? इनको ना बार बार जाना पड़ेगा किसके पास? ऑथोराइज्ड पर्सन के पास. क्योंकि सर अभी तो आपने बोला, क्या बोला अभी सर? आपने बोला कि नो वन कैन डील इन फॉरेन करेंसी, नो पर्सन कैन डील इन फॉरेन करेंसी अनलेस सच पर्सन इज एन ऑथोराइज्ड पर्सन. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इन लोगों के लिए. फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि यार ये लोग अपना बिजनेस करें, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें कि ऑथोराइज्ड पर्सन के चक्कर काटे. अभी इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन पे ध्यान दें कि ऑथोराइज्ड पर्सन के चक्कर काटे. बात समझ में आ रहा है? तो इन दिस केस अ रेमेडी वाज मेड अवेलेबल. बोला गया कि जो तुम फॉरेन करेंसी में पैसा कमा रहे हो ना, एक काम करो, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो. तुम रेगुलर बेसिस पे डील करते हो ना फॉरेन करेंसी में. तुम बोले हाँ, तो एक काम करो, एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो और ये बैंक अकाउंट मेंटेन करोगे विद एन ऑथोराइज्ड पर्सन. एंड फ्रॉम दिस बैंक अकाउंट यू कैन मीट ऑल योर ऑब्लिगेशंस. तुम्हारे पास अगर फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है तो सीधे इस अकाउंट में आएगा. फॉरेन करेंसी में अगर तुमको पेमेंट करना है तो इस अकाउंट से जाएगा. It will record, this account will record all the receipts and payments being made in the foreign currency. तो बोले हाँ ये ठीक है. And as a result of this, authorized person can also keep a record of all the foreign currency transactions being undertaken by you.
ऑल द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस बीइंग अंडरटेकन बाय यू। बोलो ये क्लियर है? हाँ जी सर। देन by way of utilization of proceeds of foreign currency funds raised through ADR GDR, ADR GDR इशू करके जो फंड रेज किया वो भी आप यूज कर सकते हैं for the purpose of making overseas direct investments, for the purpose of making overseas direct investments। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। then conditions of investment, overseas direct investment shall be subjected to the following conditions: investment via joint venture or wholly owned subsidiary with equity participation. The Indian entity may extend loan or guarantee only to an overseas joint venture or wholly owned subsidiary in which, very important, only when they can make the investment when they have equity participation, and joint venture or wholly owned subsidiary without equity participation, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विदाउट एनी इक्विटी पार्टिसिपेशन तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? पहला टर्म्स ऑफ कंडीशन इन्वेस्टमेंट, कंडीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बोला? इन्वेस्टमेंट तभी कर सकते हो जब इक्विटी पार्टिसिपेशन मिल रहा है, इक्विटी पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है आरबीआई से परमिशन ले लो। दूसरा कंडीशन कि जो इंडियन एंटिटी है दैट शुड नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स और दैट शुड नॉट बी इन द कॉशन लिस्ट ऑफ द आरबीआई। कॉशन लिस्ट का मतलब ऐसा एंटिटी या ऐसा इन्वेस्टर विच वर इन्वॉल्व इन द फ्रॉडलेंट एक्ट्स इन द पास्ट या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस इन द पास्ट। तो उन्होंने पास्ट में इंडियन मार्केट में बहुत बड़े बड़े घपले किए, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए, तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि अभी फ्रॉड करके यहाँ पे हो गया उनको, अभी फॉरेन कंट्रीज भी जाकर के फ्रॉड करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों को आरबीआई क्या करता है? अपनी कॉशन लिस्ट में डालता है। ये जो कॉशन लिस्ट में जो भी एंटिटीज है, कॉशन लिस्ट में जो भी एंटिटीज है, ऐसे कंपनीज जिन्होंने स्कैम्स किया, फ्रॉड किया या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो किया, ठीक है, नॉन कंप्लाइंसेस किया रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, they all will be considered, they all can be considered in the RBI's caution list. If your entity, if you being an entity are in the RBI's caution list, you are not supposed to make overseas direct investment। ठीक है। नेक्स्ट बोला जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी पैसा इंडिया से बाहर जाएगा, ठीक है, जो भी पैसा इंडिया से बाहर जाएगा वो जाना चाहिए थ्रू द चैनल ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर बैंक, so that government can keep a track, RBI can keep a record कि जिस पर्पस के लिए तुम पैसा विड्रॉ किए उसी पर्पस के लिए तुम फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी सर। देन यू कैन एक्सक्लूड दीज 2 पॉइंट्स, सो कट कर देना। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी एंगेज्ड इन द बोनाफाइड बिजनेस activities. An Indian party may acquire shares of a foreign company engaged in bona fide business activities in exchange of ADR GDR issued to the latter in accordance with the scheme dash 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 dash। Investment सिर्फ ऐसे foreign entities में कर सकते हो which are involved in bona fide business activities। Is it clear? तो 4 conditions मेरी तरफ से आप याद रखोगे। You will remember the 4 conditions। पहला, Indian entity must get equity participation in order to make the investment, और अगर equity participation नहीं मिल रहा है RBI approval, ठीक है। दूसरा, they should not be in the RBI's caution list। तीसरा, transactions should take place through authorized dealer bank, and fourth one is foreign entities must be involved in bona fide business activities। कुछ और भी है। इंडियन एंटिटी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडियन एंटिटी मस्ट मेंटेन proper records, Indian entity must maintain proper records, all the relevant and proper records related to the investments। ये related to the
इन्वेस्टमेंट्स टू बी मेड, ठीक है, यस क्लियर। देन इन्वेस्टमेंट नॉट अंडर ऑटोमेटिक रूट विल ऑटोमेटिकली फॉल अंडर द अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में क्या हो रहा था बेटा, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पे वो आपको केसेस दे रखा है, इन द फॉलोइंग केसेस प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, अप्रूवल रूट वाले केसेस देखो। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड इन ऑल अदर केसेस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट अब्रॉड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। बोला जो ऑटोमेटिक रूट के अंदर फॉल नहीं कर रहा है उन सभी केसेस में प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई विल बी रिक्वायर्ड। एंड फॉर दिस पर्पज एन एप्लीकेशन टुगेदर विथ, अच्छा ऑटोमेटिक रूट में कौन से केसेस फॉल कर रहा था बेटा, ऑटोमेटिक रूट में कौन से केसेस फॉल कर रहा था, इंडियन एंटिटी मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट अप टू $1 बिलियन और अप टू 400% ऑफ द नेटवर्थ, ठीक है। और भी कुछ था अभी तो पढ़ाए थे सर, बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं होता है, किधर आ जाएगा, अप्रूवल रूट में। और फॉरेन एंटिटी डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू द इंडियन रूपी, ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं हो रहा था, कहां पे फॉल कर जाएगा, अप्रूवल रूट में। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स दे रखा है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई विल बी रिक्वायर्ड डैश। For this purpose, an application with relevant document should be submitted in form ODI through an authorized category 1 bank, authorized dealer category first banks with their specific recommendations, ठीक है, ये compliances आपको as it is पढ़ना रहेगा। Then authorized dealer before forwarding the proposal, पहले आपने application लगाया किसको, किसके साथ, किसके थ्रू, authorized dealer category 1 बैंक के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ना authorized dealer रिकमेंड करना चाहिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये फिट एंड प्रॉपर है एंड इट इज गोइंग टू गिव एडिक्वेट रिटर्न्स इन द नियर फ्यूचर। देन ऑथराइज्ड डीलर बिफोर फॉरवर्डिंग द प्रपोजल शुड सबमिट द फॉर्म ओडीआई, आप एक फॉर्म सबमिट करें ओडीआई इन द ऑनलाइन ओआईडी एप्लीकेशन अंडर द अप्रूवल रूट एंड द ट्रांजैक्शन नंबर जनरेटेड बाय द एप्लीकेशन शुड बी मेंशन्ड इन द लेटर। अभी जो फॉर्म ओडीआई है ना, फॉर्म ओडीआई में यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट, ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू मेक, ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। देन इन केस ऑफ प्रपोजल इज अप्रूव्ड, द ऑथराइज्ड डीलर बैंक शुड इफेक्ट द रेमिटेंस अंडर द एडवाइस ऑफ आरबीआई। अप्रूवल मिल गया तुमको तो पैसा देगा अंडर द एडवाइस ऑफ आरबीआई, पैसा कितना देना है, कैसे देना है, वो आरबीआई इंस्ट्रक्ट करेगा, सो दैट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलॉटेड। नोट, आरबीआई अप्रूवल देने से पहले आरबीआई कंसिडर करेगा ये सारे फॉलोइंग कंसिडरेशन, वाइबिलिटी, जहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो क्या वाइबिलिटी है, वो बिजनेस चलेगा या कितना रिटर्न ला करके देगा। देन हाउ मच इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सटर्नल ट्रेड एंड अदर बेनिफिट्स, जो तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो ना, आप समझो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स भी आता है ना, तुम जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो how much returns it is going to fetch, how much returns it is going to fetch, वो भी consider होगा यहाँ पे। Then financial positions and business track record of the Indian party, financial position and business track record of Indian party as well as the foreign entity which are involved in the collaboration, ठीक है। Next, expertise and experience of the Indian party, मान लो कि यार लॉस मेकिंग एंटिटी है, यहाँ तो तुम्हारे से बिजनेस संभल नहीं रहा है और ओवरसीज में जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी बनाने के लिए गए, ठीक है, पहले यहाँ का बिजनेस तो संभाल लो, कोई एक्सपर्टीज तो है नहीं, तुमको मालूम ही नहीं है बिजनेस कैसे करना है, आरबीआई अप्रूवल देगा क्या, नहीं देगा बेटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हाँ जी सर। तो ये थे कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो अभी यहाँ पे नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिर ऐसा भी होता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया बाहर, इन्वेस्टमेंट करके जो इनकम कमाया, ठीक है, अब कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना इनकम कमाया, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड, एक स्टेटमेंट तुमको मेंटेन करना पड़ता है। प्लस जो इनकम तुमने कमाया वो इनकम को तुम्हें इंडिया में लाना पड़ेगा और इंडिया में ला करके वो फॉरेन करेंसी ऑथराइज पर्सन को बेचना पड़ेगा और उसके बदले आईएनआर लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अब तुमने इन्वेस्टमेंट किया था तो आरबीआई से अप्रूवल लिया था, मान लो कि इन केस तुम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट किया था बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इनटू द कैपिटल ऑफ द फॉरेन एंटिटी।
अब लेट्स से यू आर मेकिंग द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया ना वो वापस ले रहे हो। वापस कैसे ले सकते हैं? बाय सेलिंग द स्टेक in order to make an exit, by selling the stake in order to make an exit from such entity। तो वो केस में जब तुमने अपना स्टेक बेचा तो स्टेक बेच करके पैसा का आया होगा, फॉरेन करेंसी आया होगा, वो फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर के आओ एंड sell that foreign currency to the authorized person। so it is, these are some of the additional requirements which needs to be carried out, which needs to be followed at the time of making the overseas direct investment। okay, then issues in choosing location outside India। an Indian entity should consider the following points before finalizing the country or before finalizing the location where they intends to make overseas direct investment। पहला, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, जहाँ पे आप जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो वो कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो कंट्री का ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन में क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल इजीली कनेक्टेड है या नहीं है, एयरपोर्ट है या नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ है या नहीं है। देन अगर आपके बिजनेस को या आप ऐसे गुड्स में डील कर रहे हो विच रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्टोरेज सिस्टम, तो वो अवेलेबल है या नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल है या नहीं है। देन रेलिवेंस ऑफ सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिनिश गुड्स इजीली कंज्यूमर्स तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको कंसिडर करना रहेगा। प्लस फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस यू मे रिक्वायर्ड, just wait, yes, so for carrying out the business you may required manpower, skilled manpower। so whether availability of manpower, skilled manpower or expert manpower is there or not, experienced manpower is there or not। so these are the factors which needs to be considered under geographical location of the business। then economic aspects, economic aspects में आप चेक करोगे ease of doing business, rules and law, rules and regulations applicable on the business, applicable for the business in that particular country in which you propose to make overseas direct investment। cost of doing business, law relating to labor, if the law relating to labor is very strict it may become difficult for you to do the business। laws relating to taxation, if the rate of taxation is very high or if the taxation law is very complex, जैसा कि इंडिया में if there is lots of complexities involved, if there are lots of complexities involved in the taxation laws and all, then whether सामने वाले कंट्री में ओवरसीज डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे अंदर दी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में पॉलिटिकली सामने वाला कंट्री हमारा फ्रेंडली सामने वाला कंट्री हमारे से फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करता ही नहीं। कि मान लो कि एक इंडियन एंटिटी जाकर के बिजनेस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, तो वेदर दे विल फाइंड इट ईजी और डिफिकल्ट, दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू द बिजनेस। अब एक इंडियन एंटिटी जाकर के बिजनेस करना चाह रहा है यूएस में, आज के टाइम में यूएस इज वन ऑफ आवर गुड फ्रेंड। ठीक है, यूएस हो गया या रशिया हो गया, तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहाँ का गवर्नमेंट क्या करे, इंडियन एंटिटीज को सपोर्ट करे। ठीक है, इंडियन एंटिटीज को सपोर्ट करे बिजनेस कैरी आउट करने में। ठीक है, देन सोशल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट में आप कंसिडर करोगे पैटर्न ऑफ डूइंग द बिजनेस, whether your product, whether your goods or services is socially acceptable in the foreign country or not। is it clear? Is it clear? हाँ sir। technological aspects, it will include the consideration related to intellectual property rights protection, whether the other country have adequate laws for protecting, for protecting the intellectual properties, patent, copyright, trademark, है ना, as well as adequate availability of power, communication channel, telecommunication, etc। तो ये सब कुछ generalized factors है, आप एक बार इसको read भी करोगे you will come to know। ठीक है, so that's all from this particular chapter। with this ये chapter आपको complete हो जाता है। आपको इसमें जितना पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है उतना ही और वो ही पढ़ना रहेगा। Is it clear? Is it clear? Okay, so that's all for today's class. Thank you so much।